सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 6 पुनर्गठन का काल। सतत जीवन परंपरा और नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति के कारण इस भूमि ने असंख्य परिवर्तनों के माध्यम से स्वयं को समायोजित किया है। जगदीश चंद्र बोस का स्टेटमेंट है 1917 में। पुनर्गठन के काल से कला की एक झलक को यहाँ पे दिखाया गया है। मूर्तियाँ हैं। मौर्य इसमें जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है, उसको जानेंगे। वह कौन से मूल्य और सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर संस्कृति संगम में योगदान दिया। भाविशा और ध्रुव मौर्य साम्राज्य की अपनी यात्रा से लौटकर विश्राम कर चुके थे और अब एक नवीन साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पुनः इतिहास काल यंत्र का उपयोग करने का निश्चय किया और एक नवीन ऐतिहासिक कालखंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने विविध कलाकृतियों का एक संग्रह देखा, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। वे सोचने लगे कि ये कलाकृतियाँ किसी एक ही साम्राज्य की है या अनेक साम्राज्य की। उनका अनुमान सही था। इस अध्याय में हम एक लंबे कालखंड की यात्रा करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या लगभग 185 संवत्सर में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। यह घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी पश्चात ही साम्राज्य का विघटन हो गया था। इस घटनाक्रम के उपरांत उपमहाद्वीप में अनेक नवीन राज्य उभरे जो पहले मौर्य साम्राज्य की अधीनता में शासन कर रहे थे। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र दुर्लभ हो गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह काल पुनर्गठन का युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में पूर्ववर्ती क्षेत्रों का पुनर्गठन कर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ, जो निरंतर सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे। इस युग में भारत का मानचित्र विशेष रूप से परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी। आइए पता लगाएं। एक पृष्ठ पर दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभिक वर्ष से लेकर तीसरी शताब्दी के अंतिम वर्ष तक की अवधि को चिन्हित करते हुए एक समय रेखा बनाइए। यह अवधि कुल कितने वर्षों को सम्मिलित करती है। जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे, समय रेखा पर प्रमुख व्यक्तियों, राजाओं और घटनाओं को चिन्हित कीजिए। इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, इंडो सिथियन, शुंग वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, चेर, चोल, पांड्या। पुनर्गठन काल के दौरान भारत के प्रमुख राजवंशों को यहाँ पे दिखाया गया है। पूर्वावलोकन करें। समय रेखा पर कार्य करते हुए क्या आपने सामान्य संवत पूर्व से सामान्य संवत तक बदलाव पर ध्यान दिया है। याद कीजिए कि आपने कक्षा 6 के अध्याय इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के अंतर्गत इतिहास में समय को मापने के बारे में क्या पढ़ा था। वैवाहिक गठबंधन क्या होता है। विवाह के द्वारा तय किया गया गठबंधन सामान्यतः यह राज परिवारों के दो सदस्यों के बीच होता है। व्यवहार में इसका तात्पर्य यह होता है कि राजा प्रायः अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी राज्य के राज परिवार से करता है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच गठबंधन को सुदृढ़ करना होता था। आइए अध्याय में अपने
मौर्य साम्राज्य का मानचित्र देखा, मौर्योत्तर काल का मानचित्र है, आप उस क्षेत्र में कितने राजवंशों की गणना कर सकते हैं जो पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। अब नए राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए स्पर्धा कर रहे थे। इसके लिए कभी कभी शांतिपूर्ण उपाय जैसे पड़ोसी साम्राज्यों के साथ वैवाहिक गठबंधन था, युद्ध के लिए सेना का प्रयोग जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। याद रखें कि जो क्षेत्र साम्राज्य की सीमा के पास थे उन पर अधिकार करने के लिए खींचतान मची थी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का अर्थ था साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के समानांतर कला, शिल्प और साहित्य के क्षेत्र में विकास तेजी से आई और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी समृद्ध हुआ। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश, उपमहाद्वीप के बाहर स्थित राजवंश। उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश को देख लेते हैं। शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, चेर वंश, पांड्या वंश। बाहर वाले इंडो ग्रीक, शक और कुषाण थे। उपमहाद्वीप के प्रमुख राजवंशों को हमने देखा। यहाँ पे शुंगों का उत्कर्ष कैसे हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की और उत्तर एवं मध्य काल के कुछ भागों पर शासन किया। उन्होंने स्वयं को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान किया। यद्यपि उनका साम्राज्य पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था, उन दोनों के मानचित्र की तुलना कीजिए, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा तथा ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियानों के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। परंतु तत्पश्चात शुंग साम्राज्य अधिक समय तक स्थायित्व नहीं पा सका और लगभग एक शताब्दी बाद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस काल में वैदिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ, परंतु साथ ही अन्य दर्शनों और मतों का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इसे अनदेखा ना करें। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए राजा रामायण का एक दृश्य दिया गया हुआ है। स्रोत है 19वीं शताब्दी की चित्रकारी राष्ट्रीय संग्रहालय से ली गई है। अश्वमेध यज्ञ यह एक वैदिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा शासक स्वयं को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। इस अनुष्ठान में एक घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता, वह क्षेत्र यज्ञकर्ता राजा के अधीन माना जाता था। अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो यज्ञकर्ता राजा को अपनी सर्वोच्च सत्ता सिद्ध करने के लिए उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। संस्कृत इस काल में दार्शनिक और साहित्य रचनाओं के लिए एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। क्या आपको कक्षा 6 की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में योग सूत्रों के कुछ अंश याद है? ये योग सूत्र इस काल में महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित किए गए थे। शुंगों ने साहित्य, कला और वास्तुकला का संरक्षण किया। भरूच स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। संभवतः इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था, किंतु शुंगों ने इसमें अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण शिल्प जोड़े। ये बौद्ध कला के प्रारंभिक उदाहरणों में गिने जाते हैं। भरूच स्तूप की वेदिकाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट इमेज में भरूच स्तूप की ये वेदिकाएं हैं। वेदिका पर उत्कीर्ण लक्ष्मी की आकृति को यहाँ पे दिखाया गया। लक्ष्मी जी की आकृति है। गायकों और नर्तकों की मंडली को यहाँ पे दिखाया गया है। धर्म चक्र को उठाए हुए हाथी को यहाँ पे दिखाया गया है। हाथी है जिन्होंने धर्म चक्र को उठा रखा है। कला में शुंगों का योगदान। ग्रीक योद्धा को दर्शाता हुआ स्तंभ चित्र पहला जो है ग्रीक योद्धा को दर्शा रहा है।
दूसरा इमेज देखते हैं, पुष्प आकृति है, पुरुष आकृति है, सॉरी, पुरुष आकृति को यहाँ पे दिखाया गया है। छोटे बालक को गोद में लिए हुए स्त्री का यहाँ पे चित्र है। छोटे बालक को गोद में लिए हुए यहाँ पे एक स्त्री का चित्र है। पंखे के साथ स्त्री को दिखाया गया है। उसके बाद गमला का चित्र है, पंखे के साथ स्त्री को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे गमला का चित्र है। उसके बाद बालों के आभूषण के साथ पक्की मिट्टी से बनी स्त्री की आकृति है। स्त्री की आकृति है, बालों के आभूषण को दिखाया गया है। राज परिवार को यहाँ पे दिखाया गया है। कांसे की चूड़ियाँ जिन पर सोने की पतली परत चढ़ी हुई है यहाँ पे है। हाथी के दांत से बना कंघा दिखाया गया है। हार के मनके यहाँ पे दिखाए गए हैं। नीचे भरूच स्तूप की एक पट्टिका का चित्र है। दाहिने तरफ की दोनों आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए, वे क्या कह रही है। क्या आप उनके व्यवसाय का अनुमान लगा सकते हैं? उनके परिधानों पर ध्यान दीजिए, यह हमें उनके बारे में क्या बता रहे हैं। पट्टिका में आपको जो अन्य विवरण दिखे उन्हें सूचीबद्ध कर कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। भरूच स्तूप की एक पट्टिका है। आइए पता लगाएं। चित्र 6.6 में कोलाज में चित्रों को ध्यान से देखिए। कपड़ों, आभूषणों और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं पर अपने विचार लिखिए। सातवाहन वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। उपलब्ध सीमित साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों से अनेक युद्ध किए। संभवतः इसमें सातवाहन भी सम्मिलित थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण में दक्कन के विस्तृत भूभागों पर शासन किया। शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित इस शक्तिशाली वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था और उसका साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के प्रदेशों में विस्तृत था। भिन्न भिन्न समय पर इसकी राजधानी अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती और प्रतिष्ठावान विशेष रूप से प्रसिद्ध पैठनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला। सातवाहन सिक्के पर अंकित 2 मस्तूल वाले समुद्री जहाज की छवि को दिखाया गया है। यहाँ पे ध्यान दें कि जहाज़ों के मस्तूल किस प्रकार एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के दर्शाए गए हैं, जो संभवतः पालों को दर्शाती है। नीचे की लहरदार रेखाएं समुद्र जल को दर्शा रही है। सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक अर्थात पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं। वास्तव में अनेक सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित हैं, जो यह दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ दिए गए सिक्कों पर दर्शाए गए जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक से अत्यधिक उन्नत थी। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों में कृषि फल फूल रही थी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। सातवाहनों के पास सक्रिय व्यापार तंत्र था, जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। इस व्यापारिक गतिविधियों में मसालों, वस्त्रों, चंदन और विलासिता की वस्तुएं जैसे स्वर्ण, भूषित मोती, हाथी दांत इत्यादि का व्यापार होता था, जबकि कांच और सुगंधित मलहम जैसे उत्पादों का आयात किया जाता था। व्यापार पर लगने वाले कर एवं शुल्क राज्य की आय में वृद्धि करते थे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता ने साहित्य, कला और संस्कृति के विकास को बल प्रदान किया। इसमें सातवाहनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। पुणे के पास नानेघाट गुफाएं, जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग के निकट स्थित है, इसका उपयोग व्यापार कर और पथ कर के संग्रह और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। सातवाहन कालीन सिक्का, जिसमें ब्राह्मी लिपि में गौतमी पुत्र राजा सतकर्णी लेख उत्कीर्ण है। सातवाहन काल में
जनजीवन। सातवाहन परंपरा के अनुसार राजकुमारों के नाम प्रायः उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। उदाहरण के लिए गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। गौतमी बलश्री एक शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। आपके अनुसार राजा के नाम के आरंभिक में उनकी मां का नाम लिखने की परंपरा का क्या अर्थ है? एक अन्य प्रमुख अभिलेख पुणे के निकट स्थित नाने घाट की गुफाओं में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। यह सातवाहन विधवा रानी पर केंद्रित है जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। इस अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। हमें रानी द्वारा दिए गए दान की भी सूची मिलती है जिसमें भूमि, गाय, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के एवं अन्य वस्तुएं सम्मिलित थी जो पुरोहितों, अतिथियों, कर्मकारों, विद्वानों एवं भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जो इनमें कुछ अंक संख्याओं के प्रतीक भी मिलते हैं जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है जैसे कि नीचे दर्शाए गए हैं। यह इस बात का एक साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में हुई है। यहाँ पे अंकों को दर्शाया गया है। उपयुक्त अंकों की श्रृंखला में कौन कौन से अंक कुछ हमारे आधुनिक अंकों जैसे दिखते हैं और कौन से नहीं? 7 ये भी दिख रहा है। सातवाहन वासुदेव कृष्ण का ही एक नाम के उपासक थे। यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया जो उनके शासनकाल में समृद्ध हुई। उदाहरण के लिए सातवाहन नरेशों ने प्रायः वैदिक विद्वानों जैसे मुनियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त कृषि भूमि प्रदान की जिससे वे अपने अध्ययन और साधनों में संलग्न रह सके। कार्ले गुफाएं दिखाई गई है महाराष्ट्र में लोनावाला के पास है जिनमें सातवाहनों ने अपने शासनकाल के दौरान योगदान दिया। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इसे सुंदर स्तंभों और मध्य में स्थित एक स्तूप की पत्थर की प्रतिकृति पर ध्यान दें। यह संपूर्ण निर्माण चट्टानी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ये कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की पीतलखोरा गुफाओं में प्राप्त एक यक्ष की मूर्ति है जिसे सातवाहन काल में बनाया गया था। पीतलखोरा से प्राप्त यक्ष की इस मूर्ति के हाथ पर एक लेख उत्कीर्ण है। कन्हन दासेन हीरा मकारेना काट जिसका अर्थ है कन्हनम दास नामक स्वर्णकार द्वारा निर्मित। क्या यह रोचक नहीं है कि एक सुनार भी पत्थर की मूर्ति बना सकता था? आपके विचार में इससे हमें उस समय के लोगों के व्यवसायों के बारे में क्या पता चलता है? 3री शताब्दी संवत में सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया। इसके विघटन के कई कारण रहे। इनमें सबसे प्रमुख था केंद्रीय शासन की दुर्बलता और धीरे धीरे होता हुआ आर्थिक पतन। इससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने, पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और नए नए राज्यों का उदय हुआ। चेदियों का आगमन। अब हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। क्या आपको पिछले अध्याय में वर्णित कलिंग युद्ध का स्मरण है? मौर्य साम्राज्य के पतन उपरांत चेदी वंश के अधीन कलिंग एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। खारवेल इस वंश के एक प्रमुख राजा थे। वे जैन दर्शन के अनुयायी थे और उन्हें कभी कभी भिक्षु राजा कहा जाता था। यद्यपि वे सभी मतों के प्रति सर्व सम्मान भाव रखते थे। भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जो संभवतः जैन मुनियों के लिए बनवाई गई थी
सुसज्जित चित्रपटों, प्रतिमाओं तथा पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कक्षों से युक्त है और शिल्पकारों की अद्भुत कुशलता को प्रदर्शित करती है। ये गुफाएं अपनी रचनाओं और कलात्मकता के कारण शैलकृति स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफा चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है। उदयगिरी की गुफाएं हैं भुवनेश्वर में। हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख है जिन पे अभिलेख लिखे गए हैं। रामायण के एक दृश्य को दर्शाती उत्कीर्ण पट्टिका है यहाँ पे। उदयगिरी की एक प्रमुख गुफाओं में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख राजा खारवेल के विजयी सैनिक अभियानों से लेकर जन कल्याण हेतु किए गए पुण्य कार्यों तक की प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। खारवेल ने 100 प्रदेशों से मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया तथा स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त सर्वमतों का सम्मानकर्ता और समस्त देवालयों का पुनरुद्धारक घोषित किया है। एक बार पुनः हम पाते हैं कि एक नरेश सभी दर्शनों एवं मतों को संरक्षण प्रदान करने में गौरव का अनुभव करता था। यह वही आधारभूत तत्व है जिसे हम भारतीय संस्कृति दृष्टि से कह सकते हैं। आइए विचार करें। लगभग 2 शताब्दी पूर्व के इस शैलकृत कक्षों की समरूपता पर ध्यान दीजिए। शिल्पकारों को केवल छेनी और हथौड़ी से यह अद्भुत दक्षता कैसे प्राप्त हुई होगी। कल्पना कीजिए कि आप उस युग में एक शिल्पी हैं और अपने कौशल से पत्थर को कला में रूपांतरित कर रहे हैं। आप किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे? दक्षिण में साम्राज्य और जनजीवन। भारत भूमि के दक्षिण भाग में दूसरी तथा तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य संवत तक का कालखंड 3 महान शक्तिशाली राजवंशों के उत्कर्ष का साक्षी रहा। चेर, चोल एवं पांड्या। ये वंश आपसी प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ व्यापार एवं संस्कृति की उन्नति में भी योगदान देते रहे। हमें स्मरण है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंचा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेख में किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये राज्य मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय भी स्वतंत्र रहे। यद्यपि खारवेल ने यह दावा किया है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राजाओं के एक महासंघ को पराजित किया, जो उनकी सीमाओं के लिए संकट थे, परंतु इस युद्ध का स्थान ज्ञात नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था। चित्र 6.14 में दिखाए गए मानचित्र में आप विभिन्न राज्यों के नाम के साथ कुछ विशिष्ट चित्र भी देख सकते हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं? विचार कीजिए कि ये प्रत्येक राज्य की विशिष्ट पहचान को किस प्रकार दर्शाते हैं। उस काल में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित है। इसी कारण उस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है। संगम शब्द से संघ से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है समिति या एकत्र होना। इस संदर्भ में यहाँ इसका तात्पर्य कवियों की सभाओं से है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है, जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों को समावेशित है। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था और संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मुख्यतः संगम काव्य में अत्यंत कुशल एवं सरल भाषा शैली में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम तथा सामाजिक मूल्य जैसे वीरता और उदारता अभिव्यक्त किए गए हैं। दक्षिण में राज्य सीमाएं अनुमानित है और समय के साथ बदलती रही होंगी। चेर, पांड्या, चोल, वज्जी, करूर, उरेरू, कावेरी नदी यहाँ बह रही है। चोल वंश
संगम साहित्य में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर और पांड्या। इनमें चोल एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 3वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के विभिन्न भागों पर शासन किया। चोल नरेश कारिकाल के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। शिल्पाधिकारम पायल की कथा। इस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना संगम संग्रह के तुरंत बाद की गई थी। इसमें कन्नगी की कथा वर्णित है। वह अपने पति कोवलन के साथ समृद्ध चोल राजधानी पुहार, यानी जिसे आज के कावेरीपट्टनम से जोड़ा जाता है, में सुखपूर्वक रहती थी। परंतु कोवलन एक नर्तकी पर आसक्त हो गया और उसके पीछे अपनी संपूर्ण संपत्ति नष्ट कर बैठा। कालांतर में जब उसे अपनी भूल का आभास हुआ, वह कन्नगी के पास लौटा। कन्नगी ने उसे क्षमा कर दिया। नए सिरे से जीवन प्रारंभ करने हेतु वे दोनों पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पहुँचे। कन्नगी की मूर्ति जो चेन्नई में है, यहाँ पे दिखाई गई है। वहाँ कन्नगी ने कोवलन को अपनी एक पायल दी ताकि उसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके, परंतु दुर्भाग्यवश कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और पांड्य नरेश ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। अत्यधिक व्यथित होकर कन्नगी ने अपनी दूसरी पायल दिखाकर कोवलन को निर्दोष सिद्ध किया। नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह शोकवश मृत्यु को प्राप्त हुआ। कन्नगी ने तत्पश्चात मदुरै नगर को शाप दिया और अग्नि देवता का आवाहन किया, जिन्होंने संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उसके पश्चात वह पश्चिम में चेर राज्य की ओर बढ़ी, जहां उन्हें देवी के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी कन्नगी की तमिलनाडु और केरल में पूजा की जाती है। शिल्पाधिकारम की सरस एवं मार्मिक कविता न्याय के सिद्धांत तथा राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करती है। यह महाकाव्य हमें उन समृद्ध व्यापारिक नगरों के माध्यम से 3 राजवंशों की यात्रा कराता है, साथ ही विविध दर्शनों की झलक भी प्रस्तुत करता है। आइए विचार करें। राजा की मूर्ति देखिए। इस मूर्ति में राजा को कैसे दर्शाया गया है। उनकी देह दशा, वस्त्र और मुख मुद्रा उनके सामर्थ्य एवं प्रतिष्ठा के विषय में क्या संकेत देते हैं। तमिलनाडु के ग्रैंड एनिकट स्मृत राज उद्यान में राजा कारिकाल की प्रतिमा। राजा कारिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। उन परियोजनाओं में सबसे प्रसिद्ध है कल्लनई या ग्रैंड एनिकट। यह एक संश्लिष्ट जल वितरण प्रणाली है। यह कावेरी नदी के श्रीरंगपट्टनम से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय एवं दक्षिण कावेरी डेल्टा क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया, जिससे अधिकाधिक भूमि कृषि योग्य बन सकी। इस कारण यह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया। समय के साथ कई बार इसका जीर्णोद्धार होता रहा और यह आज भी प्रयोग में है। यह प्रणाली तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर कृषि को सुदृढ़ करती है। कल्लनई या ग्रैंड एनिकट को यहाँ पे देख सकते हैं। चेर राजवंश। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता है। उन्होंने तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी भागों पर शासन किया। उनकी राजधानी वज्जी थी, जो वर्तमान तमिलनाडु का करूर नगर है। उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिल साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया और संगम साहित्य को आश्रय प्रदान किया। चेर शासक रोमन साम्राज्य और पश्चिम एशिया के साथ अपने विस्तृत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। वे भारत से मसाले, लकड़ी, हाथी दांत और मोती जैसी वस्तुओं का निर्यात करते थे, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया। आइए विचार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहासकार कई शताब्दियों पहले सुंदर स्थित
दो राज्यों के बीच व्यापारिक संबंधों का पता कैसे लगाते हैं? आइए इस पर विचार विमर्श करें कि यह जानकारी कैसे प्राप्त की जाती होगी। चेर राजाओं के सिक्के को यहाँ पे दिखाया गया है। चेर राजाओं ने अपने शासनकाल में अनेक सिक्के निर्गत किए। क्या आप यहाँ दिए गए सिक्कों किसी एक सिक्के पर चेर राजवंश का राजचिन्ह देख पा रहे हैं? पांड्य वंश। तमिलनाडु तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर पांड्य नरेशों का शासन कई शताब्दियों सामान्य संबंध रूप से चला आ रहा था। इनकी राजधानी वर्तमान मदुरै थी। विभिन्न पांड्य नरेशों ने राज्य का विस्तार किया। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में इस राज्य का उल्लेख एक समृद्ध एवं सुशासित राज्य के रूप में किया है, जो आंतरिक व्यापार के साथ साथ ग्रीस एवं रोम जैसी दूरस्थ शक्तियों से व्यापार में संलग्न था। उदाहरण के लिए खारवेल ने उल्लेख किया है कि उन्हें पांड्य राज्य से सैकड़ों मोती प्राप्त हुए। पांड्य वंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी है। उत्तरवर्ती पांड्य नरेशों ने कला, वास्तुकला और समग्र क्षेत्र की समृद्धि में विशेष योगदान दिया। आइए विचार करें। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। आपके विचार है मोती उस समय व्यापार की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण था? पांड्य नरेशों ने अनेक अभिलेखों में यह उल्लेख किया है कि वे प्रजा के कल्याण के प्रति अत्यंत सजग थे तथा उन्होंने समस्त दर्शन परंपराओं और आस्थाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। इंडो ग्रीक आक्रमण। दक्षिण भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा के उपरांत अब समय है उत्तर भारत की ओर लौटने का, जहां इस काल में एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की घटना घटित होने जा रही थी। अब तक हमने कुछ देशी राजवंशों के विषय में अध्ययन किया, किंतु इसी समय में कुछ बाह्य आक्रमणकारियों का आगमन भी हुआ। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश कर उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम आइए हम उस विरासत की चर्चा करें जो अलेक्जेंडर के सिंधु मैदानों में संक्षिप्त अभियान की स्मृति स्वरूप रही। अलेक्जेंडर द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद इन पर क्षत्रपों का शासन रहा। समय के साथ इन क्षत्रपों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए, जिन्हें इंडो ग्रीक के रूप में जाना गया। विदिशा के निकट स्थित हेलियोडोरस स्तंभ को यहाँ पे दिखाया है। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है। इंडो ग्रीक आक्रमण हेतु सुगम क्षेत्र बन गया। यद्यपि जब वे विजेता के रूप में आए तो वे समृद्ध स्थानीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। इस सांस्कृतिक संपर्क ने शासन, कला, भाषा और दैनिक जीवन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण से क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। विदिशा मध्य प्रदेश के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ ऐसे स्तंभों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसका नाम एक इंडो ग्रीक राजदूत पर पड़ा, जिसने अपने अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति देवताओं के देवता के रूप में की। इस अभिलेख में यह भी अंकित है 3 अमर उपदेश पद चिन्ह आत्म संयम, दान, चेतना है, जिनका आचरण स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। उत्तर भारत में उत्खनन के दौरान पुराविदों को अनेक इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे हमें इन शासकों के बारे में अधिकांश जानकारी मिली है। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और गिलत धातु से बने थे, जिन पर प्रायः एक ओर राजा और दूसरी ओर ग्रीक देवता अंकित होते थे। हालांकि कुछ सिक्कों पर वासुदेव, कृष्णा और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवता भी अंकित किए गए थे। इंडो ग्रीक शासन इंडो-सिथियन या शकों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। आइए पता लगाएं, आपके विचार में कुछ इंडो ग्रीक सिक्कों पर वासुदेव, कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र अंकित होने का अर्थ क्या रहा होगा? एक इंडो ग्रीक चांदी का सिक्का को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके एक और वासुदेव कृष्ण अंकित है। इसे अनदेखा न करें।
शको या इंडो सिथियन ने भी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया और दूसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक शासन किया। उनका उदय इंडो ग्रीक के पतन के पश्चात हुआ और ये कुषाणों के आगमन तथा सत्ता में रहे। इस अवधि के दौरान शक संवत पंचांग विकसित किया गया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। जनवरी से मार्च को छोड़कर यह 79 साल पीछे रहा। इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया। ध्यान दें, भारत सरकार के राजकीय प्रकाशन में तिथियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर तथा शक संवत के अनुसार दर्शाया गया है। कुषाणों का उदय। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। संभवतः उन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत में प्रवेश किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग तक विस्तृत था। उनके शासन में व्यापक सांस्कृतिक मेलजोल देखने को मिलता है। इसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब कनिष्क अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते थे, तब वे कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे, जिससे नवीन कला और शैलियों का विकास हुआ। आइए पता लगाएं। इस विशाल मूर्ति 1.85 मीटर ऊंच को ध्यान से देखिए। इसके वस्त्र, आयुध और जूतों को देखिए। इससे क्या आकृति के बारे में पता चलता है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। यह प्रसिद्ध सिरविहीन मूर्ति कनिष्क की है, जो संभवतः कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि में अंकित है, महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। इसका अर्थ है राजाओं के राजा, महाराजा देवपुत्र कनिष्क। इन सिक्कों के ध्यान से देखिए। सम्राट के अतिरिक्त और कौन कौन से मुद्रा अंकित है। कनिष्क के सिक्कों को दर्शाया गया है यहाँ पे। चित्र 6.23 में प्रदर्शित प्रथम सिक्के में कनिष्क को भाले के साथ राजाधिराज की उपाधि धारण करते हुए दर्शाया गया है। सिक्के के दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध की मूर्ति अंकित है, जिस पर ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है। द्वितीय सिक्के में एक और सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर शिवाजी को नंदी के साथ दर्शाया गया है। आइए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। क्यों एक शक्तिशाली शासक ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध और शिवाजी को अंकित किया? यह उसके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या दर्शाता है? क्या आप आज के कुछ आधुनिक उदाहरण जानते हैं जहां मुद्राओं पर प्रतीकात्मक चित्र अंकित किए जाते हैं? कुषाणों ने रेशम मार्ग, सिल्क रूट चित्र 6.25 के महत्वपूर्ण भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस कारण उसके शासनकाल में व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे भारत को एशिया के अन्य भागों और पश्चिमी देशों से जोड़ दिया। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए गांधार और मथुरा कला शैली द्वारा दर्शाई गई कुषाण कला और वास्तुकला भारतीय और ग्रीक शैलियों के सम्मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियों में विविध देवताओं का चित्र मिलता है, जो विभिन्न विचारधाराओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। इस युग में सूर्य जैसे देवताओं के चित्रण का उदय हुआ, जो मनुष्य के समान दिखते थे। इससे धार्मिक कला के विकास में वृद्धि हुई, जिससे उपमहाद्वीप में बाद की मंदिर वास्तुकला के लिए आधार तैयार किया। गांधार कला शैली में निर्मित एक बोधिसत्व यानी भावी बुद्ध का शिरोभाग, इसमें भारतीय और ग्रीक विशेषताओं के समन्वय पर ध्यान दीजिए। गांधार कला शैली मुख्यतः पंजाब के पश्चिमी भागों में विकसित हुई। इसमें ग्रीक, रोमन एवं भारतीय तत्वों का समायोजन दिखाई देता है। इन शिल्पों को प्रायः स्लेटी काले सिल्ट पत्थर पर अत्यंत सूक्ष्म विकिरणों के साथ तराशा गया है। विशेष रूप से बुद्ध प्रतिमाओं में इस शैली का अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है। इसमें उनका शरीर और उस उड़ते हुए वस्त्र वास्तविक प्रतीत होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि गांधार कहाँ है? क्या आपको महाकाव्य महाभारत में किसी पात्र की याद दिलाता है? प्राचीन विश्व के कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्ग को दिखाया गया है। हरे रंग से चिन्हित मार्ग रेशम मार्ग को दर्शाता है, जो चीन को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जोड़ता है और मध्य एशिया और फारस से होकर गुजरता है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। रेशम मार्ग ग्रीन कलर से है, अन्य कारवा मार्ग रेड कलर से और मुख्य केंद्र इस टाइप से। रेशम मार्ग ग्रीन कलर से, यहाँ पे रेशम मार्ग को दिखाया गया है। मथुरा कला शैली वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई थी, जो एक विशिष्ट भारतीय कला क्षेत्र में रूप में मानी जाती है। गांधार शैली के विपरीत इस शैली में मूर्तियों के लिए मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। इसके साथ ही इस कला शैली को ग्रीक रोमन प्रभाव भी बहुत कम दिखाई देता है। यह कला शैली विशेषतः भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमूर्तियों के लिए जानी जाती है, जिसमें कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां सम्मिलित हैं। इन मूर्तियों में शरीर की आकृतियों प्रायः मृदुलाकार यानी गोल मटोल और चिकनी होती है। मथुरा कला शैली में बनी कुबेर धन के देवता की मूर्ति, क्या आपने इसकी मूंछों को देखा? मूंछें कुछ भारतीय मूर्तियों की एक विशेषता है। अब आप मथुरा और गांधार कला शैलियों की मूल विशेषताओं से परिचित हो चुके हैं। अगले पृष्ठ पर चित्र 6.27 में दी गई कलाकृतियों को देखिए और पहचानिए। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र में दी गई प्रत्येक कलाकृति किस कला शैली से संबंधित है? अपने विचार कारण सहित लिखिए और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। यद्यपि इस काल के दौरान सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी, तथापि यह समय आदान प्रदान के द्वारा एक मिश्र सांस्कृतिक धरोहर का भी था। यह विशेष रूप से कला और वास्तुशिल्प में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, परंतु उनमें भारतीय विषय विशेष हिंदू और बौद्ध परंपराएं प्रमुख बनी रही। इसी समय संस्कृत साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ तथा महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों का संकलन हुआ। संदर्भ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों का एकता में विविधता अध्याय देखें। इतिहास के इस चित्रपट ट्रेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट को किसी एक राजा या राज्य की दृष्टि से देखने के स्थान पर एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए, जो समय के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और समावेशन के द्वारा विकसित होती है। बुद्ध के परिनिर्वाण का एक दृश्य है। बुद्ध के परिनिर्वाण का एक दृश्य। बोधिसत्व मैत्रेय कुषाण भक्तों द्वारा शिवलिंग की पूजा। दो नागिनों के बीच एक नाग। यह शिलालेख कनिष्क के शासनकाल के 8वें वर्ष का उल्लेख कराता है। कार्तिकेय युद्ध के देवता एक अग्निदेव हैं। दंड मुद्रा में महात्मा बुद्ध को यहाँ दिखाया गया। आगे बढ़ने से पहले मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। आंतरिक संघर्षों के साथ अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्तियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई।
इस काल में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण के द्वारा कला, स्थापत्य और मुद्रण जैसे कई नीतियों का विकास हुआ। इन शैलियों में भारतीय विषय की प्रधानता दिखाई दी तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष हुआ। यह काल आंतरिक और बाह्य व्यापारी गतिविधियों में उल्लेखनीय विकास का भी समय रहा है।